रोगी के रोग की चिकित्सा पर जोर दिया जाता है, परंतु प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति में रोगी के पूरे शरीर की चिकित्सा करके और उससे स्वस्थ तथा कायात्मिक बनाया जाता है। प्राकृतिक चिकित्सा प्रणाली से प्रत्येक रोग अच्छा किया जा सकता है, प्रत्येक रोगी को नहीं, क्योंकि रोगी का अच्छा होना या ना होना कई बातों पर निर्भर करता है, जैसे रोगी के शरीर में विजातीय द्रव्य की मात्रा कितनी है, यथेष्ट जीवन शक्ति है या नहीं, रोगी में धैर्य की सीमा कितनी है, उसकी मनोस्थिति कैसी है तथा उसको पारिवारिक सहायता कितनी मिल रही है। ठीक है, तो अगर हम आधे प्राकृतिक चिकित्सा किसी रोग की ना होकर पूरे शरीर की होती है। यानी मान लीजिए आपके एक कंधे में दर्द है, अगर आपको पेशेंस है, धैर्य है, तो आप प्राकृतिक चिकित्सक के पास जाएंगे और आप कहेंगे कि अरे एक कंधा ठीक हो जाएगा, फिर दूसरा दिक्कत करेगा, दूसरा ठीक हो जाएगा तो पेन कहीं और आ जाएगा। तो ऐसा करें हम कि हम एक अच्छी हीलिंग करें शरीर की, जिससे ये जो ऑर्थराइटिस की समस्या या मूविंग पेन की समस्या है वो खत्म हो जाए। अगर वो पोस्चर रिलेटेड है तो हम इसको स्ट्रेंथ देंगे, स्ट्रेंथ देने के लिए हम इसकी ऑयलिंग, ग्रीसिंग, मसाज करेंगे, फर्मेंटेशन करेंगे जिससे टॉक्सिन्स बाहर निकले। मैक्सिमम कंडीशन होती है पोस्चर रिलेटेड, तो उससे ठीक करेंगे। दूसरी कंडीशन ये है कि इसमें यूरिक एसिड के क्रिस्टल जमा हो रहे हैं, तो हम उसका डाइट रेगुलेशन करेंगे एंड वहां पे फर्मेंटेशन करके, मसाज करके वहां पे जो क्रिस्टल का जमावेशन है, जो जकड़न है, उसको निकालेंगे। दूसरी तरफ क्या होता है कि हम गर्दन के पीछे जो रूट कॉज है, जहां से वर्टिब्रल कॉलम से नसें आई हैं, हम उस पे भी चिकित्सा करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि सिर्फ यहीं की कर दी, यहाँ की करेंगे तो आने वाले समय में इस कंधे में पेन होने लगेगा। सो ऐसे करके, और ये किस पे डिपेंड करता है, ये कहने का मतलब है, जैसे अभी किसी ने पूछा भी था, आप कितने दिनों से दवाओं का सेवन कर रही हैं, ठीक है, तो आपके शरीर में वाइटल फोर्स कम हो जाएगा तो वही चीज जो और लोगों को फायदा कर रही है आपको कम फायदा करेगी। फिर दूसरा, आपके अंदर धैर्य कितना है, क्योंकि नेचुरोपैथी में जब हम दवाएं नहीं दे रहे हैं तो शरीर धीरे धीरे प्रिमिटिव लेवल पे ठीक कर रहा है, तो उसमें समय लगता है। और अगर आपको विश्वास के साथ साथ पेशेंस नहीं है तो आप चिकित्सा नहीं कर पाएंगे और आप फिर एलोपैथ की तरफ जाएंगे। 3 शब्द कहे ना, पर प्रत्येक रोगी की नहीं, क्योंकि रोगी का अच्छा होना ना होना इस बात पर निर्भर करता है कि रोगी के शरीर में विजातीय द्रव्य मतलब टॉक्सिन्स कितने हैं, किस लेवल पे बॉडी टॉक्सिन से भरी हुई है, यथेष्ट जीवनी शक्ति है या नहीं, तो वाइटल फोर्स बॉडी में कितना है, रोगी में धैर्य की सीमा, पेशेंस कितना है, और उसका मेंटल कैसा है, मतलब लाइक स्ट्रेस में है बहुत ज्यादा क्या, और उसकी पारिवारिक सहायता कितनी मिल रही है। पारिवारिक सहायता से क्या तात्पर्य है, सिर्फ पैसों से तात्पर्य है नहीं, पारिवारिक सहायता इन द सेंस कि उसको सूप पिलाना पड़ेगा, उसको फल पिलाने पड़ेंगे, उसको सलाद खिलाना पड़ेगा, कौन लाएगा, प्लस उसको रेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि प्रकृति कहती है आप बीमार है तो रेस्ट कीजिए। अब जिसकी दिन भर की आय से घर का खर्च चलता हो, उस व्यक्ति को आप 3-4 दिन बिठा दो तो कैसे काम चलेगा। ये अलग बात है सोचने की कि एलोपैथी उससे ज्यादा नुकसान कर रही है। द पॉइंट इज कि आप नेचुरोपैथी के प्रिंसिपल के साथ क्या हर व्यक्ति को ठीक कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि हर व्यक्ति भाग रहा है जीवन में और उसके लिए उस दिन वो काम पे जाना इम्पोर्टेंट है, पर काम करते करते बॉडी नहीं सही तरीके से बिहेव कर सकती। अब व्यक्ति तब आया आपके पास जब बहुत सारी दवाएं खा चुका है, तो उसके शरीर में जीवनी शक्ति कम हो गई है, और जैसे जैसे आपकी जीवनी शक्ति कम होगी वैसे वैसे आप देखेंगे आपकी प्राकृतिक चिकित्सा आपके ऊपर कम काम करेगी। तो ये 3-4 पैरामीटर्स हैं जिन पे हम समझ पाते हैं कि प्राकृतिक चिकित्सा पूरे शरीर की होती है, रोगी की नहीं। इसीलिए पूरे शरीर में कितना वाइटैलिटी है, पूरे शरीर को कितना पारिवारिक सपोर्ट है, तो उस पे डिपेंड करता है कि कितना फायदा हो रहा है। प्राकृतिक चिकित्सा एक कला के साथ साथ विज्ञान भी है। देखिए, आर्ट तो ये है ही है, क्योंकि हम प्रकृति को उठा के आपके पास ले आ रहे हैं। आर्ट तब ना हो जब हम कहते हैं बच्चा बीमार है और आप ऐसे ही डाल दो धूप में, वो धूप भी ले लेगा, वो जमीन पर सोएगा, मिट्टी का तत्व भी आ जाएगा,
और ठीक हो जाएगा। क्या ऐसा पॉसिबल है? हम एक दिन उस धूप को बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो हम धीरे धीरे प्रकृति को बहुत कलात्मक तरीके से आपके पास लाते हैं। पेट पे मिट्टी की पट्टी रखते हैं, रीढ़ की हड्डी पे मिट्टी की पट्टी रखते हैं, टब में पेड़ों को डाल के बिठाते हैं, कहीं पे पट्टियां बांधते हैं। तो ऐसे करके ठीक करते हैं, ना कि ऐसे ही छोड़ देते हैं आपको एटमॉस्फेयर में। प्राकृतिक चिकित्सा कला है, ये समझ आ रहा है। विज्ञान क्या है? जैसे जैसे मैं आपको हाइड्रोथेरेपी, जल चिकित्सा, मिट्टी चिकित्सा के प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पढ़ाऊंगी या दिखाऊंगी, तो आप देखेंगे कि उसमें क्या वैज्ञानिक तथ्य है, वैज्ञानिक तरीके से साइंस इसमें कहाँ पर है और कैसे काम कर रही है, वो धीरे धीरे पता चलता है। तो ब्लड सर्कुलेशन के चेंजेस से हम इसको समझते हैं और हम ये कहते हैं कि नेचुरोपैथी न सिर्फ एक आर्ट है, कला है, बल्कि साइंस भी है। ठीक है, समझ आ गए सारे प्रिंसिपल सबको? ठीक है, एक बार को रिवाइज करते हैं। रिवाइज इन द सेंस हम लोगों ने 7 विशेषताएं पढ़ी, कैरेक्टरिस्टिक्स, जिससे किसी व्यक्ति की पहचान होती है। कुछ बोलना चाह रहे सरोज? ओके, जैसे प्रकृति स्वयं चिकित्सक है, इसके बारे में आप लोग नोट्स बना लें थोड़े थोड़े। मानव स्वयं रोग के लिए उत्तरदायी है, जैसे व्यक्ति सिर्फ खुद ही अपना जिम्मेदार है, कोई वायरस कोई बैक्टीरिया नहीं। एलोपैथ के प्रिंसिपल से एकदम अगेंस्ट। व्यक्ति की इम्यूनिटी कम थी, इसलिए उन्होंने ऐसे बिहेव किया और आप बीमार हो गए। तो बीमार होना आप स्वयं आप दोषी हैं, ऐसा नेचुरोपैथी कहती है। सभी रोगों का कारण शरीर में एकत्रित विजातीय द्रव्य है। कोई भी बीमारी होगी, इसका मतलब एक्युमुलेशन ऑफ टॉक्सिन्स है। टॉक्सिन्स को निकाल दीजिए, बीमारी ठीक हो जाएगी। अपार्ट फ्रॉम एलोपैथी, अपार्ट फ्रॉम आयुर्वेदा, आयुर्वेदा में तो फिर भी बात है, पित्त है, कफ है, पता लगाइए। नेचुरोपैथी में कहा टॉक्सिक मैटर है, उसको निकालना है हमको। वो बात होगा तो भी निकल जाएगा, पित्त होगा तो भी निकल जाएगा, कफ होगा तो भी निकल जाएगा। प्राकृतिक चिकित्सक शरीर की प्राकृतिक शक्ति की कार्यक्षमता को बढ़ाने में सहायता करता है। प्राकृतिक चिकित्सक कैंसर ठीक कर सकता है या एस्मा ठीक कर सकता है, आर्थराइटिस ठीक कर सकता है? नहीं, प्रकृति अपने आप ही शरीर में काम कर रही थी। प्राकृतिक चिकित्सक ने सिर्फ उसको बढ़ा दिया कि पसीना ज्यादा निकालने लगो और यूरिनेशन ज्यादा करा दो, डिफिकेशन ज्यादा करा दो, ब्रीदिंग ज्यादा करा दो, तो शरीर में जैविक ऊर्जा निर्माण होने लगेगी और टॉक्सिन्स जाने लगेंगे और अपने आप ही शरीर अच्छा होना चाहता है, अच्छा हो रहा है और अच्छा होता जाएगा। रोग शत्रु नहीं मित्र होते हैं। जैसे अगर हमें घुटने में दर्द शुरू होता है तो हमें थैंकफुल होना चाहिए कि हमें वो बता रहा है कि भाई अब यहाँ पर मरम्मत की जरूरत है, आपके शरीर को डाइट रेगुलेशन, एक्सरसाइज की जरूरत है। तो वो हमारे फ्रेंडली हैं। नाक बह रही है, एकदम से एस्थमा नहीं हो जाता किसी को, नाक बह रही है तो प्रकृति हमें बता रही है कि बहुत सारा टॉक्सिन्स एक्युमुलेट है, उसको बाहर निकलना है। तो अभी भी जाग जाइए, आप हर्बल काढ़ा पीजिए, भाप लीजिए, अपना लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट कीजिए, बॉडी को रेस्ट दीजिए, बॉडी ठीक हो जाएगी। इसलिए हमने उनको फ्रेंडली कहा है, क्योंकि वो हमें अलार्मिंग साइन देते हैं कि आपका बॉडी, आपका जो बॉडी है वो अंडर प्रेशर है, टॉक्सिन से भरा है, तो आप उसको ठीक कर लीजिए। प्राकृतिक चिकित्सा किसी रोग की ना होकर पूरे शरीर की होती है, क्योंकि ये एक होलिस्टिक अप्रोच है। हमारे जितने भी चिकित्सा पद्धतियां हैं या डाइट है, वो पूरी की पूरी आपके पूरे शरीर को नया निर्माण देती है। प्राकृतिक चिकित्सा एक कला के साथ विज्ञान भी है, जो अभी मैंने समझाया। ये 7 पॉइंट कंठस्थ कर लीजिए, कभी भी कहीं से भी आता है तोड़ मरोड़ के आपको यही लिखना होता है। तो सुकून से बैठ के एक और पेपर इसमें लगाइए, जैसा मैंने समझाया है वैसा अपने शब्दों में विद एग्जाम्पल लिखने की कोशिश कीजिए। अगर आप वाकई कुछ नेचुरोपैथी में करना चाहते हैं तो आपको कन्विंसिंग पावर आनी चाहिए। लिखो आप चाहे आयुर्वेद की दवा, ऐसे तो नहीं लिखनी है, एक एग्जाम्पल बता रहे हैं। आपको पता है कि हाँ इसमें ये है, कचनार है, इसमें गूगल है, इसमें ये है, और आपको लगता है हम वो लिख दें तो पेशेंट ठीक हो जाएगा। ठीक वीक तो नहीं होगा, आप अपने प्रिंसिपल पे चलिए, पर एक सपोर्टिव मेडिसिन के साथ साथ आपको उसको ये कॉन्सेप्ट समझाना आना चाहिए। अगर आप कॉन्सेप्ट नहीं समझा पाएंगे तो उसका ट्रस्ट नहीं जीत पाएंगे। ठीक है, ऑल्दो मैंने ये लाइन कह दी है, मैं कभी भी नहीं लिखती। हमारी प्राकृतिक चिकित्सा से वो जितना ठीक हो पाता है, जैसे ठीक हो पाता है, मिरेकल्स भी होते हैं। हम कभी भी कोई भी दवा अपने हाथ से नहीं लिखते। आप जाइए, दिखा लीजिए, सपोर्ट ले लीजिए, अच्छी बात है, क्योंकि आप बहुत ही क्रिटिकल कंडीशंस में क्रिटिकल टाइम पे आए हैं।
नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब आता है प्रिंसिपल्स, जो हमने थोड़े से उधर पढ़े, परिभाषाएं, अब है प्रिंसिपल। विजातीय द्रव्य का सिद्धांत क्या है? बहुत कुछ तो मैं ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स बताते समय पढ़ चुकी हूँ, फिर भी पढ़ती हूँ। यदि भोजन आवश्यकता से अधिक व गलत तरीके से किया जाता है तो पाचन तंत्र पे विशेष रूप से दबाव पड़ता है। कुछ समय के बाद पाचन तंत्र के अंग अपना कार्य सुचारू रूप से करने में असमर्थ होने लगते हैं। मल बाहर निकलने में विलंब होने लगता है। शरीर में रोग का सूत्रपात शरीर में विजातीय द्रव्य से ही होता है। मल संचय जब शरीर की मर्यादा बिंदु को पार कर जाता है तो रोग आ जाता है। मैक्सिमम एक्युमुलेशन कहाँ होता है? हमारे पेट में, हमारी आंतों में, हमारे गट में, है ना? तभी तो गट क्लीनिंग इतना ज्यादा फेमस हो रही है। गट क्लीनिंग करिए, डिटॉक्स करिए, सबने थोड़ा थोड़ा नेचुरोपैथी का पकड़ के बस आगे बढ़ गए। पर बेसिक रूट तो हमको पता है ना। हम लोग बढ़िया पेड़ पूरा पढ़ रहे हैं, स्तंभ पढ़ रहे हैं, उसमें अगर हमने अपक्वाहार किया है, मतलब इरेगुलर लाइफस्टाइल का भोजन किया है, या ज्यादा पका हुआ भोजन किया है, हम, एक होता है अन्नाहारी, एक होता है शाकाहारी, एक होता है मांसाहारी। हमारा शरीर बना है शाकाहारी के लिए, और हम सब क्या है? अन्नाहारी या मांसाहारी। हम शाकाहारी तो है ही नहीं। शाकाहारी व्यक्ति होता है जो शाक भाजी खाए। तो शाक भाजी नहीं खाते हम तो अनाज खाते हैं, खूब खाते हैं। कार्बोहाइड्रेट 3-3 बार की मील में शामिल होता है, जिसकी एवज में शाक मतलब सब्जी और फल कम हो जाते हैं, और कम होने की वजह से शरीर में मल का जमाव होता है, और वहां से फिर गैस, एसिडिटी, अल्सर, यहाँ से पेट से दिक्कत शुरू हुई, और वो पूरे आपके शरीर के ब्लड के पीएच को गंदा कर दिया। तो गंदगी का जमाव सबसे ज्यादा पेट में, और किस कारण से हुआ? आपके इरेगुलर लाइफस्टाइल से और गंदा खाने की वजह से। कभी कभी व्यक्ति कहता है मैंने तो मैडम बाहर का कभी खाया ही नहीं, हम तो सिर्फ घर का खाना खाते हैं। पर घर का खाना आप ज्यादा खाते हो, पका हुआ खाते हो, और कुछ काम नहीं करते हो, तो वो भी आपको हजम नहीं हो रहा। लेकिन अगर आप खाना हजम नहीं करोगे, चाहे थोड़ा खाया, तो भी आप समस्या के घेरे में हो, तो भी आपको परेशानी हो जाएगी। तो खाना जितना खाया जा रहा है उतना पचाने की मेहनत आपको करनी पड़ेगी, और पहले का इंसान करता था। तो सबसे ज्यादा जो रोग हो रहे हैं वो खाना पचा नहीं रहा, कोई मेहनत नहीं कर रहा। और अगर खाना कम करेंगे, शरीर रुग्ण होगा, बीमारियां आएंगी, कमियां निकलेंगी विटामिन्स की, मिनरल्स की, तो वो सब भी है। तो हमें खाना एक लिमिटेड चीजों को समझ करके खाना है, और हमें अपनी मेहनत जरूर करनी है। तो मर्यादा बिंदु, इसमें थोड़ा क्लिष्ट शब्दों में लिखा हुआ है बढ़िया। मल संचय जब शरीर की मर्यादा बिंदु को पार कर जाता है तो रोग आ जाते हैं। शरीर शुद्धि में 4 मार्ग या संस्थान है, जो आपको हम डे 1 से पढ़ा रहे हैं। अब कोई बताए हमको कि 4 कौन से शरीर शुद्धि में मार्ग है? फटाफट बताइए, पहले दिन से हम ये बात बता रहे हैं। जी मैम, टॉयलेट के द्वारा, पोटी के द्वारा, पसीने के द्वारा, और मुंह से क्या कहते हैं ऑक्सीजन के द्वारा, कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा, और बस हो गए 4 हो गए। यूरिनेशन, डिफिकेशन, स्वेटिंग एंड ब्रीदिंग। जी, जिसमें आपका नॉस्ट्रल इन्वॉल्व है, एनएस इन्वॉल्व है, यूरेथ्रा इन्वॉल्व है, एंड स्किन इन्वॉल्व है। ये 4 ऑर्गन है। और अंदर कहाँ काम हो रहा है? लंग्स पे, किडनी पे, गट पे और स्किन पे। ठीक है, तो ये आप लिख लो, ये 4 जगह जगह लिखना पड़ेगा आपको। तो प्रकृति शुद्धि, शरीर शुद्धि के 4 मार्ग या संस्थान हैं, जो अपने ढंग से विजातीय पदार्थ बाहर निकालते हैं। श्वसन मार्ग दूषित वायु के रूप में, मूत्र मार्ग तरल मूत्र के रूप में, त्वचा मार्ग तरल पसीने के रूप में, तथा मल या गुदा मार्ग ठोस मल के रूप में। क्लियर है सबको? अर्थात त्वचा, किडनी, वृक्क, फेफड़े, लंग्स और इंटेस्टाइन्स, आंतों से विजातीय पदार्थ शरीर के बाहर निकलता है। हम जानते हैं कि हमारा शरीर कोषाणुओं से निर्मित है, सेल से निर्मित है। प्रत्येक कोष को जीवित रहने के लिए बाहर भोजन की आवश्यकता होती है, उसे पचाना तथा उसका अभिशोषण करना भी होता है। इन
कामों से कुछ कचरा या मल जो विषैला होता है वह भी पैदा होता है, अतः उसको शरीर से बाहर निकालने की आवश्यकता होती है। इसके अलावा कोश को हवा की भी जरूरत है, ऑक्सीजन लेने की जरूरत होती है, ऑक्सीजन को ग्रहण करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड निकालने की जरूरत होती है। इस प्रकार यह भी सत्य है कि कोश स्वयं जीवन लीला समाप्त करते हैं, अतः विषैले तत्वों को भी निकालना आवश्यक है। यदि सफाई करने वाले इन अंगों फेफड़े, त्वचा, गुर्दे और आंतों पर अधिक भोजन या अपाच्य भोजन के द्वारा एवं अनुपयुक्त जीवन पद्धति के द्वारा दबाव डाला जाता है तो विजातीय पदार्थ शरीर में संचय होने लगते हैं और सामान्य कार्य में अवरोध उत्पन्न करने लगते हैं। तो बहुत दिक्कत है आप लोगों के साथ, पता है मैं ये सब पढ़ा चुकी हूँ आपको, जितना मुझे लग रहा है पढ़ाया है कि नहीं? कोई नहीं बोल रहा। ये टिक तो यहाँ तक लगा हुआ है जहां पर हम अग्नि पढ़ रहे थे, पंच महाभूतों का सिद्धांत, सब ऐसे पढ़ रहे हो जैसे मैं पहली बार पढ़ा रही हूँ। 1 हफ्ते का ही गैप हुआ है। अभी मैंने खोला 7 नंबर पेज पे, पंच महाभूतों का सिद्धांत हम लोग पढ़ रहे थे और पंच महाभूतों के सिद्धांत में हम पृथ्वी, जल और अग्नि पे थे। ऐसा कौन बताएगा या फिर से पढ़ने में मजा आ रहा है? नहीं समझ में आया था ऐसा? क्या करना है बताइए? देवेंद्र साहू जी, हेमंत जी, सरोज दीक्षित जी, प्रेम कुमार जी, कविता जी। आपने पहले दिन में वो इंट्रो दिया था ना, तो वही आज आप रीड करके बता रहे हो। जब पहले बताया था तो इंट्रो में दिया था। अच्छा, रीड नहीं किया था, ये क्लियर है? फिर तो हम सर को बोलेंगे कि एक बार रिकॉर्डिंग दिखाइए लास्ट की। हाँ, बिल्कुल याद ही नहीं है, सब ऐसे सुन रहे हैं। बिल्कुल पढ़ाया है मैंने, 1 हफ्ते का गैप है बट हमने अंडरलाइन किया हुआ है और वहां पे टिक किया हुआ है, डेट डाली हुई है। ऐसे कैसे हो सकता है? चलो, मजा आ रहा है आप लोगों को, पढ़ लो फिर से। चलिए, बहुत गलत बात है, थोड़ा ध्यान से पढ़िए। मुझे तो बहुत सारी क्लासेस लेनी है, बहुत सारा काम है, तो मेरा आपको क्या पढ़ाया ये भूल जाना स्वाभाविक है। बट आप लोग अपना कंटेंट को प्लीज सिंसियरली पढ़ें, जहां तक भी पढ़ रहे हैं वहां पर टिक करें और वहां तक के नोट्स बनाएं, एक बार रिवाइज करें, तभी अच्छा हो पाएगा, अदरवाइज नहीं लिख पाएंगे। क्योंकि बहुत नया तरीके से सब्जेक्ट है ये, बहुत सरल है और बहुत कठिन है, बहुत ही सरल है और बहुत कठिन है। अगर प्रैक्टिकली बताएं तो मैंने एलोपैथ सेक्टर के साथ काम किया है। इतनी टांग खींचते हैं एलोपैथ वाले, इतनी टांग खींचते हैं कि अगर आप हर क्वेश्चन का आंसर नहीं देंगे, उनके साइंटिफिकली नहीं देंगे, तो कुछ भी नहीं समझेंगे वो, और ना व्यक्ति कुछ समझेगा। इसलिए जो एडवांसमेंट आ गया है नेचुरोपैथी को, इक्वलेंट टू एलोपैथी आपको बात करनी पड़ेगी और आपको इसी में से साइंस निकाल करके उनको समझाना पड़ेगा। सिर्फ पढ़ देना और लिख देना वो टाइम नहीं है, क्योंकि इसमें कोई दवा नहीं है कि आपने 10 दवाओं के नाम रट लिए और आप लिखते गए दवाएं तो काम बन गया। नहीं है कोई दवा, आप परेशान हो जाओगे। इसलिए बहुत ध्यान से प्रिंसिपल, कॉन्सेप्ट ये सब समझिए और उसको नोट्स बनाइए, याद करिए, तभी कुछ होने वाला है। सब्जेक्ट आजकल डिमांड है, एग्रीड, लेकिन बहुत लैग पुलिंग होती है। अरे क्या होगा मिट्टी लगाने से, क्या होगा गर्म ठंडी सिकाई करने से, कुछ तो नहीं हुआ, एनिमा तो हम लेते ही हैं, फल तो हम खाते ही हैं, अब बताइए आप क्यों बीमार हैं? तो कहने का मतलब है कि आपको बात कर करके उसमें तकलीफ ढूंढनी पड़ेगी, उसके ऊपर, मरीज के ऊपर के दिमाग पे चल के आपको समझना पड़ेगा कि हम क्या अब इसका छूट रहा है और हम इसको क्या बताएं ऐसा जो हम इसको ठीक कर ले जाएं। तो समस्या बहुत विकट है, आप छोटा मोटा मत समझो। अगर आपको सोसाइटी की हेल्प करनी है, अपनी हेल्प करनी है, परिवार की हेल्प करनी है, तो आपको बहुत ध्यान से करना है। और अगर आपका काम चल रहा है और आपको चाहिए सिर्फ डिग्री, तो बात अलग। चले, तो इसमें हमने जो लिखा, यदि सफाई करने वाले इन अंगों फेफड़े, त्वचा, गुर्दे तथा आंतों पर अधिक भोजन या अपाच्य भोजन द्वारा अनुपयुक्त जीवन पद्धति से दबाव डाला जाता है तो विजातीय द्रव्य मतलब टॉक्सिन्स क्रिएट होते हैं। टॉक्सिन्स को वो ही हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होके हमारी बीमारियों का कारण बनते हैं। यह 2
4 कारणों से बन सकता है। तापक्रम में परिवर्तन, एकदम से ठंड से गर्मी में जाते हैं तो बॉडी का मेटाबॉलिज्म बदलता है और गैस बनती है, गैस भी बनती है और बहुत सारा अनडाइजेस्टेड फूड बचता है। मन की दशा, ऐसा तब भी होता है जब 2 मौसम चेंज होते हैं, सर्दी से गर्मी, गर्मी से बरसात, बरसात से ऐसा करके। मन की दशा में परिवर्तन, एकदम से स्ट्रेस आ जाए, कोई किसी की डेथ हो जाए, ट्रॉमा चला जाए तो भी हमारे शरीर में बहुत सारा टॉक्सिन्स एक्युमुलेट होता है। मानसिक तनाव, कोई व्यक्ति बहुत स्ट्रेस में रहता है, कंटिन्यूअस वो एक बात सोचा जा रहा है और वो मूव ऑन नहीं कर पा रहा है तो भी वो बीमार होने लगेगा रैदर देन वो फूड सही खा रहा हो। आदत में एकाएक परिवर्तन, अगर आपकी आदत में है 11 बजे खाना खाना और अब आपको 11 बजे खाना खाना मिलना बंद हो गया है और अब आपको 3 बजे खाना खाना पड़ रहा है तो आपको इससे भी दिक्कत होगी, ये कहने का मतलब है। पंच महाभूतों का सिद्धांत हम लोगों ने पढ़ा। जो हमारे पंच महाभूत हैं, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचितीय अधम शरीरा, जिन 5 तत्वों से रामायण, तुलसीदास जी की रामायण में चौपाई है। तो जिन 5 तत्वों से हमारा शरीर निर्मित है, हम उन्हीं 5 तत्वों से इलाज करते हैं, तो यह प्राकृतिक चिकित्सा है। अगर हम उन 5 तत्वों में औषधियों को मिक्स कर दें तो वो हमारा आयुर्वेदा हो जाता है। सारी चीजें, स्नेहन, स्वेदन, वमन, विरेचन, सारी चीजें आयुर्वेद में भी हैं, पर आयुर्वेद में उसमें औषधियां मिला दी। तो हमने जब वो औषधियां मिल गई तो हम उसको कुछ समय के लिए कर सकते हैं। ठीक, जब हमने औषधियां नहीं मिलाई, सिर्फ जल का इस्तेमाल किया, सिर्फ वायु का इस्तेमाल किया, सिर्फ मिट्टी का इस्तेमाल किया, सिर्फ पानी का इस्तेमाल किया, तो वो प्राकृतिक चिकित्सा है, जब हमने उसको प्राकृतिक रहने दिया। अब पंच महाभूतों में हमने जी बताएं। जैसे कि पानी से हम एनिमा लेते हैं तो वो नेचुरोपैथी में आता है, और अगर हम उसमें नींबू डालें तो क्या वो आयुर्वेद में आ जाएगा? नींबू डालेंगे तो नींबू तो प्राकृतिक है ना, तभी तो वो क्या, वो तो प्राकृतिक चिकित्सा है, प्राकृतिक चिकित्सा में आएगा। पर अगर औषधियां डालेंगे, औषधियां भी डाली जाती है, बहुत पंजेंट औषधियां डाली जाती हैं एनिमा में, तब वो आयुर्वेदा है। और उसको देखिए, आप उसको ज्यादा समय तक नहीं ले सकते, बहुत नुकसान भी करता है। तो बहुत डॉक्टर की गाइडेंस में तो वो तो दवा हो गई ना, जहाँ पे वो दवा हो गई तो 5 दिन 7 दिन नहीं चलेगी, जीवन भर थोड़ी चल सकती है। कहने का मतलब है प्राकृतिक चिकित्सा एक लाइफ स्टाइल है, जीवन जीने की कला है। अगर उम्र के साथ साथ आपके शरीर में कुछ दिक्कतें आ रही हैं, मेटाबॉलिज्म कम हो गया है, खाट पे पड़ा व्यक्ति है, तो उसको अगर आप 15 दिन में, हफ्ते में एक बार एनिमा देते हैं तो उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, अनलेस कि आप उसको कायम चूर्ण खिलाएं। और क्या कर सकते हैं लोग, और क्या करते हैं भाई, जब मेटाबॉलिज्म 0 है तो उसको पेट साफ करना है, वो पा नहीं रहा है, फाइबर जा नहीं रहा है, तो आप अगर उसको एनिमा दिलाएंगे हफ्ते में एक बार तो उसके लिए जन्नत है। और जो स्टूल जमा हुआ है और वो पूरे शरीर में गंदगी फैला रहा है, बाहर नहीं निकल रहा है, अब आप उस पे कोई लग्जेटिव खिला रहे हैं, कोई दोनों को तोल लीजिए, कौन सा ज्यादा अच्छा है। बहुत सारे लोग जो सिरप और लग्जेटिव आते हैं उनकी बहुत तीमारदारी करते हैं, पर उसके एवज में हम एनिमा की तीमारदारी करते हैं, कोई नुकसान नहीं है। हाँ, अगर आप यंग बच्चों को 20 साल, 18 साल, 25 साल, 35 साल व्यक्ति को रोज कहोगे एनिमा ले रहे हैं, वो 20 दिन तक एनिमा ले रहे, क्यों भाई? अब उनको क्या करना है, हम हाई फाइबर डाइट देंगे, हम लघु शंख प्रक्षालन की क्रियाएं भी बताएंगे, हम मिट्टी चिकित्सा भी बताएंगे, हम एनिमा भी देंगे, पर 3 दिन बाद हम उसको लाइफ स्टाइल पे लाएंगे। और फिर कभी ऐसी समस्या हुई तब करेंगे, तो ज्यादा से ज्यादा 10 दिन देंगे। और औषधियों के साथ अगर कोई चाहता है, कोई बहुत बड़ी क्रॉनिक प्रॉब्लम में है, तो फिर वो आयुर्वेदा है, वो भी करवा सकते हैं। पर फिर आयुर्वेदा को लिखवा लीजिए और आप अपने ही अंडर में करवा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। क्वाथ आते हैं बहुत बहुत तरह के, पर उनको आप, ज्ञान सब चीज का होना चाहिए, पर आप अपने उस पे मत कराइए, ऐसा मेरा मानना है। आपको देना है, आप नीम के पानी का दीजिए, आप नींबू का दीजिए, आप इस तरह का दीजिए। अब जैसे साबुन है, तो साबुन तो प्राकृतिक नहीं है ना, अगर आप साबुन का दे रहे हैं एनिमा तो वो प्राकृतिक नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया? पृथ्वी हम लोगों ने पढ़ा था, फिर भी आप लोग ऐसा कह रहे हो कि मैंने इसको पढ़ा नहीं है, तो मैं अगेन पढ़ती हूँ। पंच महाभूत सिद्धांत ये कहता है, आकाश से वायु की उत्पत्ति हुई, वायु से अग्नि,
अग्नि से जल और जल से प्रकृति की उत्पत्ति हुई। मिट्टी, जल और वायु और अग्नि तत्व शरीर के निर्माण में प्रत्यक्ष दिखते हैं, जबकि अति उपयोगी एवं प्रभावकारी आकाश तत्व प्रत्यक्ष रूप से शरीर को निर्मल, शुद्धि एवं दीर्घजीवी बनाता है। जब तक इन 5 तत्वों का समुचित संतुलन बना रहता है तब तक व्यक्ति निरोगी रहता है। यहाँ पर इन 5 महाभूतों का वर्णन अलग अलग है, जो कि मैंने अग्नि तक पढ़ा था, फिर से रिपीट करती हूँ। पृथ्वी, मानव का निर्माण इसी से होता है, इसलिए पृथ्वी को माता कहते हैं। इसका संबंध जल, वायु, अग्नि तथा आकाश से है। मानव के जीवन के लिए समस्त खाद्य पदार्थ, चाहे अनाज हो या विविध प्रकार की फल सब्जियां अथवा पशुओं को दिया गया दूध, दही, मक्खन आदि सब इसी की देन है, क्योंकि जानवर भी पहले घास खा रहे हैं और फिर वो दूध पैदा कर रहे हैं, तब उनसे दूध हो रहा है। तो बेसिकली कहाँ से आ रहा है? इनडायरेक्ट हमारी पृथ्वी से आ रहा है। तो पृथ्वी माता है तो वो सबकी माता है, तो इनडायरेक्ट हमारा जो फूड आ रहा है वो पृथ्वी से आ रहा है। मिट्टी और मानव का संबंध शाश्वत है और यही कारण है कि मिट्टी जीवन के लिए अनिवार्य है। इसमें अनेक गुण विद्यमान हैं। दुर्गंध मिटाने के लिए मिट्टी अति उत्तम वस्तु है। पहले हाथ मिट्टी से ही धोए जाते थे, अभी आज साबुन का कल्चर है। जहाँ पे हमारी सभ्यता शुरू हुई, जहाँ पे प्राकृतिक चिकित्सा शुरू हुई, वहां उसको इतना शुद्ध माना जाता था कि टॉयलेट के बाद भी हाथ मिट्टी से धो दिए तो वो शुद्ध है। होता है आज भी, आप ग्रामीण क्षेत्रों में चले जाओ तो कुछ नहीं है तो मिट्टी ले ली ऐसे और उसको धो लिया अच्छे से, बस हो गया। इतने मिनरल्स उसके अंदर हैं जो आपको जीवाणु से दूर कर देते हैं। अब धीरे धीरे जैसे जैसे एडवांसमेंट आता जा रहा है तो हम उसी चीज का तर्क वितर्क करने लग गए हैं। मिट्टी में सर्दी और गर्मी सोखने की असीमित शक्ति है, मतलब मिट्टी गर्मी में गर्म हो जाती है, ठंडियों में ठंडी हो जाती है। अगर हम शरीर पर लगाएंगे तो हमारे तापक्रम को बैलेंस कर देगी। गर्मी की जरूरत है तो गर्मी प्रदान करेगी, ठंडी की जरूरत है तो ठंडी प्रदान करेगी। आगे जब मिट्टी चिकित्सा पढ़ाएंगे तो आपको ये बताएंगे। विलक्षण विद्रवक क्षमता के कारण बड़े से बड़े फोड़े पर मिट्टी की पट्टी रखने से उसको पका देती है, बहा देती है, घाव को भर देती है। मिट्टी में विषादी को शोषण करने की क्षमता होती है। इनमें रोगों को दूर करने की क्षमता होती है, क्योंकि मिट्टी में संसार के सभी वस्तुएं रासायनिक नहीं हो सकते हैं, मतलब नेचुरल प्रॉपर्टीज होती हैं मिट्टी की और नेचुरल कंटेंट होते हैं। सारी रोगों को दूर कर सकता है और हम यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पर जितने टॉक्सिन्स हैं वो सब मिट्टी खींचने की ताकत रखती है और अपने मिनरल्स को नरिश करने की ताकत आपको देती है। जल, जल सभी प्राणियों का आधा है। ये सभी प्राणियों की अमूल्य औषधि है। प्रत्येक जीव जंतु तथा प्रत्येक वनस्पति जल की पर्याप्त मात्रा में विद्यमान होता है, क्योंकि कोई भी शारीरिक क्रिया, चाहे वो भोजन का पाचन हो, रक्त संचार हो, इस द्रव्य के बिना संभव नहीं है ना। अगर हम पानी नहीं पिएंगे तो क्या होगा? टॉक्सिन्स डिसॉल्व नहीं होंगे, खाना हजम नहीं होगा, ब्लड फ्लो नहीं होगा। तो हर चीज में पानी का कंटेंट बहुत ज्यादा है ना। 1/3 भाग हमारी पृथ्वी पे पानी है, तो हमारे शरीर में भी 75% पानी है। तो बिना पानी के कुछ नहीं संभव है। हमारे ऑर्गन्स फिल्टर नहीं करेंगे, हमारी प्रॉब्लम, बॉडी में प्रॉब्लम आ जाएगी, स्टोन फॉर्मेशन होने लगेगा, टॉक्सिन्स एक्युमुलेट होने लगेंगे। यह संसार का अनिवार्य तत्व है। इसमें असीम शक्ति निहित है और जिसका उपयोग मानव विभिन्न प्रकार से करता चला रहा है। चिकित्सा के रूप में जल का उपयोग सृष्टि के प्रारंभ से ही होता है। व्यक्ति यदि शुद्ध जल समुचित और संतुलित उपयोग करता रहे तो वह पूर्ण शक्ति, स्फूर्ति एवं स्वास्थ्य का उपयोग करते हुए दीर्घजीवी और निरोगी रह सकता है। तो हाइड्रोथेरेपी में बहुत सारा चिकित्सा जल से करते हैं। जैसे उषा पान की विधि प्रचलित है। खाने के बाद 40 मिनट बाद पानी पीना चाहिए, 20 मिनट पहले पीना चाहिए, बैठकर सिप कर करके पानी पीना चाहिए, ग्लास में डालकर पानी पीना चाहिए। धीरे धीरे सारी चीजें भूल गए, प्लास्टिक की बोतल में पानी रखने लगे, फिर उसको फ्रिज में रखने लगे, फिर निकाल के खड़े खड़े मुंह से पीने लग गए और फिर खाने के तुरंत बाद पीने लग गए और दोष दिया कि हम बहुत बीमार रहने लगे हैं जी।
तो पहले जो अपने स्तर पे हम गंदगी कर रहे हैं ना, उस पे ध्यान दें कि हमने कितना परिवर्तन किया है। कि मुंह में पानी है ही नहीं, पानी तो सीधे गले में जा रहा है, ना तो उसका टेम्परेचर रेगुलेटर जो हमारा माउथ काम कर रहा है उसमें ही नहीं जा रहा है। और हम क्या ढूंढ रहे हैं? फिल्टर, आरओ, और कौन कौन सा आरओ। तो हमारा ध्यान जिस चीज पे होना चाहिए उस पे नहीं है, और जिस पे होना चाहिए, कम होना चाहिए, उस पे ज्यादा ध्यान है। उसको तो हम पानी को बॉईल करके भी ठीक कर सकते हैं, उसके लिए बहुत बड़े आरओ की आवश्यकता नहीं है। और आरओ वैसे भी पानी में जितना मिनरल है उसको सारा हटा देता है। तो ये तो वही बात हुई कि जब हमने एलोपैथी खाई तो एलोपैथी ने हमारे सारे गुड बैक्टीरियाज का भी सफाया कर दिया, क्योंकि उसको ये नहीं पता है कि यही ई कोलाई बैक्टीरिया है जिससे आपका लूज मोशन हो रहा है, नहीं पता ना उसको। तो वो सारे गुड बैक्टीरिया को खत्म कर देगा। फिर क्या हुआ? अब आप गुड बैक्टीरिया डेवलप करो, B12 खाओ, ये खाओ, वो खाओ, वीकनेस आ रही, बार बार इन्फेक्शन हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि अंदर तो कुछ बचा ही नहीं है, सिस्टम ही पूरा चला गया उस एक को मारने के लिए। इससे अच्छा है कि हम पहले ही वो सेना अपनी बढ़ा देते और स्ट्रॉन्ग कर देते, तो शायद उसका एग्जिस्टेंस ही नहीं रहता, पड़ा रहता, और हो सकता निकल भी जाता। जहां पर दिमाग लगाना है वहां नहीं लगा रहे। बहुत सारे फलों में पेस्टिसाइड है तो फल ही खाने छोड़ दिए, पत्तों में पेस्टिसाइड है, पत्ते खाने छोड़ दिए। एक रील देख ली, तरबूज में पेस्टिसाइड है, तरबूज भी चला गया। लीची आई मार्केट में, लीची भी चली गई। तो भाई क्या खाएंगे? फास्ट फूड खाएंगे, उसमें तो कुछ होता ही नहीं। फास्ट फूड में कुछ नहीं होता और पैक्स में कुछ नहीं होता। यही तर्क है ना लोगों का, और इसी से हम परेशान है हम सब कि बाहर निकल रहे हैं तो ये पता है कटा हुआ फल नहीं खाएंगे, इन्फेक्शन होता है, गन्ने के रस से इन्फेक्शन होता है, गन्ने का रस भी गया। और क्या चल रहा है? कोकोनट वाटर भी पैक्ड आ गया, कोकोनट वाटर पैकिंग में आ गया। अब उसमें प्रिजर्वेटिव है, उससे जो शरीर को कुछ नहीं मिल रहा उससे कोई मतलब नहीं उसकी तरफ ध्यान ही नहीं जाता। और हम उस मिट्टी से पैदा हुए, हम उस भारत देश में रहे जहां पर मिट्टी में खेले, हाथ ऐसे झाड़े और खाना खा लेते थे बच्चे। आज हाथ धोने का शेड्यूल आ गया, ऐसे 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 कहीं वायरस जाने वाला है? कहने की बात है। हाँ, आप हुआ तो सभी को, पर जिसने अपनी इम्यूनिटी को अच्छा रखा, जिसने अपना दिमाग यहाँ लगाया। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति फूड पे बड़ा ध्यान दे रहा है, पर दिमाग की सोच नेगेटिव है, पहले डर बैठा हुआ है कि ये खाएंगे तो ये हो जाएगा, तो उसको कोई बचा नहीं सकता। हम संतरा 11 बजे रात में खाते हैं, अरे भाई वो मैडम आपने कहा था, आपकी एडवाइस पे खाया, बहुत नुकसान हो गया, नाक बहने लगी, गले में कफ बढ़ गया, ये हो गया। तो जब तक साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट नहीं होगा तब तक कुछ हो नहीं सकता। खैर, हम लोग आ रहे थे पानी पे, तो 1/3 हमारी बॉडी में पानी है। हमारा पंच महाभूतों का एक तत्व है हमारे शरीर में, इसलिए पानी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पानी को हम पी करके और पानी का ट्रीटमेंट लेके, जो सर्वसुलभ है, सबसे ज्यादा इजी है पानी का ट्रीटमेंट। तो जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे हाइड्रोथेरेपी, जल चिकित्सा से बहुत सारी बीमारियों को ठीक किया जा सकता है। एक बार मिट्टी चिकित्सा सर्वसुलभ नहीं है, लेकिन जल चिकित्सा सर्वसुलभ है और हर कोई अपने घर में कर सकता है। और पीने में भी किस प्रकार से पानी पिया जाए, कितना पिया जाए, किस समय पर पिया जाए, कैसा पिया जाए, ये सब जो है थेरेपी का काम करता है। और जैसे आप इसकी तरफ ध्यान लगाते हैं और काम करते हैं, आपका शरीर ठीक होता है। अग्नि का तात्पर्य ऊष्मा या सूर्य से है। जब तक नेचुरोपैथ डॉक्टर प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन नहीं लिखेगा, इतने बजे इतना पानी और इस तरीके का पानी को 1/3 जलाइए तो वातनाशक, आधा जलाइए पित्तनाशक, 1/3 बचे और 3/4 बंद कर दीजिए कफनाशक। इतना बड़ा साइंस है पानी के पीछे, पर हमने वो उबालना ही छोड़ दिया। सो ऐसे करके कितना ऊषापान करना है ये भी नहीं, 5-5 लीटर पानी पिए जा रहे हैं, कैसे ठीक हो जाएंगे? आप किडनी पे एक्स्ट्रा लोड डाल रहे हैं। हम तो भाई 2 लीटर पानी सुबह पीने लगे, क्योंकि कहीं रील में देखा कि खूब पानी पीना चाहिए सुबह उठ करके। क्यों? किडनी पे एक्स्ट्रा लोड पड़ रहा है। यूरिनेशन 2 से 2.5 लीटर हो रहे अगर, तो ये प्रॉपर दिखाता है कि आपका पानी का रिक्वायरमेंट पूरा है। तो यूरिनेशन पे ध्यान दो। अगर शरीर फिल्टर हो रहा है तो यूरिन प्रॉपर होनी चाहिए। अगर यूरिन नहीं हुई, इसका मतलब पानी कम पिया गया है, पानी की जरूरत है शरीर को।
वैसे तो प्यास लगनी चाहिए, पर क्या है, हम जिस भी एटमॉस्फेयर को अडॉप्ट करते हैं हमारी सेंसेस उसी तरह के हो जाते हैं। नहीं खाएंगे हमें नहीं पता चलेगा। आगे बढ़ते हैं। अग्नि। अग्नि का तात्पर्य ऊष्मा या सूर्य से है और जिसके अभाव में जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। जैसे कि आपने देखा होगा, अगर सूर्य भगवान के दर्शन ना हो तो बहुत सारी कीटाणु पनपने लगते हैं। वहां पर सूर्य की रोशनी चाहिए, गर्मी चाहिए, उसको आप सिर्फ बल्ब जला के पूरा नहीं कर सकते। बहुत सारी बारिश के टाइम पे आप देखते हैं कि लगता है बस धूप निकले और हम कपड़ों में सब में स्मेल आने लग गई, थोड़े थोड़े फंगस आने लग गए, खिड़की दरवाजे खराब होने लग गए। तो जैसे उनको धूप की रोशनी मिलती है वो ठीक हो जाते हैं। हर कमरे में अगर कर्टेन्स हटा करके आप धूप ना लाएं तो वो कमरा कैसा स्मेल करता है ये आप सब समझ जाते होंगे। और घर का कोई ना कोई कोना या कहीं आप गए तो आप समझ पाते हैं कि जहां पर लाइट नहीं जाती है वहां पर लाइफ नहीं हो सकती, लाइफ की कल्पना नहीं कर सकते। तो अग्नि का नेचुरल सोर्स हमारा सूर्य भगवान है। सूर्य की उपासना का तात्पर्य यही रहा होगा क्योंकि सृष्टि के सभी पदार्थ सूर्य रश्मि के विभिन्न प्रकार के संयोग से उत्पन्न होते हैं। इसमें स्वास्थ्य वर्धन की शक्ति है। कहा गया है कि जहां सूर्य का प्रकाश नहीं होता वहां डॉक्टर का प्रवेश होता है। ये कहावत इस तथ्य में है क्योंकि रोग के कीटाणु अंधकार में ही बढ़ते हैं। ठीक है। और ऐसा भी है कि गट बैक्टीरिया को फास्टिंग नहीं अच्छी लगती, उसको जंक फूड अच्छा लगता है। तो जो जर्म्स और बैक्टीरिया है वो मैगी, चाउमीन, पिज्जा, बर्गर इसमें बढ़ते हैं। अगर आप उनको फास्टिंग करा दो बिलबिला के सुसाइड कर लेंगे, परेशान हो जाएंगे कि अरे खाने को कुछ मिल ही नहीं रहा। तो लाइसोसोम होते हैं ना, ऑटोफेजी पे चली जाती है बॉडी, ये प्रूवन है। तो इसलिए उपवास का प्रभाव, कितना उपवास था हमारे जीवन में, आज ये व्रत आज वो व्रत, आज इनडायरेक्ट उपवास करा रहे थे बट हमने उसको कभी साइंटिफिकली जोड़ा ही नहीं, धर्म के नाम पे जोड़ा, धर्म खराब होता चला गया। धर्म खुश रखने और खुश रहने में जो बेसिक धर्म था वो तब्दील हो गया फूल पत्ती माला चढ़ाने में और पंडितों को देने में। तो पंडित जी भला करेंगे, इस पे धर्म आ गया, वो हमारा धर्म हो गया। सिंदूर लगाने से लेके जहां पे इंसान को अपने अंदर झांकना चाहिए था और अपने स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से उपवास चिकित्सा का महत्व बनाना चाहिए था, वो सिर्फ उपवास उसने तब रखा जब उसको डराया गया कि हाँ पति की उम्र कम हो जाएगी, बच्चों की उम्र कम हो जाएगी। तो आज ऋष पंचमी, नाग पंचमी, कोई पंचमी हो, ऐसा ना करें, थोड़ा ज्ञान और अर्जित करें। और रिचुअल्स अच्छे हैं, पुरानी परंपराएं अच्छी हैं, लोगों को बहुत जागरूक थे, ज्ञान था। जो भी हमारी पुरानी सभ्यताएं हैं उसमें नेचुरोपैथी मिलती है, लोगों को दिखते हैं बहुत सारे स्टैचूज में टब बाथ लेते हुए लोग हैं, हॉट फुट बाथ लेते हुए लोग हैं। इसका मतलब प्राकृतिक चिकित्सा तब भी हो रही थी, उपवास चिकित्सा इस क्रम में हुई है। तो उसको हेल्थ से ही जोड़े। हाँ, उसके साथ कोई भी संकल्प रखते हैं तो संकल्प पूरा होता है, क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमारी साधना में हमारी ऊर्जा बढ़ी रहती है। इस कहावत में हो गया कीटाणु अंधकार में नहीं बढ़ेंगे। तो जब हम अंधकार को हटा देंगे, प्रकाश लाएंगे, सूर्य स्नान लेंगे, सूर्य रश्मियों का स्नान करेंगे तो हमारा शरीर भी स्वस्थ होगा। विभिन्न रोगों में सूर्य किरण चिकित्सा और रंगीन रश्मि चिकित्सा की बड़ी लाभदायक सिद्ध होती है। ये हम आपको आगे प्रैक्टिकल्स में पढ़ाएंगे। नेक्स्ट है वायु चिकित्सा। यहां से पढ़ना था हमें और ये मेरा अंडरलाइन पहले का है, बहुत गलत बात है। ऐसे प्रिटेंड कर रहे हो आप सब जैसे, मतलब जैसे सुना ही नहीं। अब दोबारा ऐसे मत करिएगा। वायु प्राणों के सबसे मूल आधार है। इसके बिना व्यक्ति कुछ मिनट तक ही जीवित रह सकता है। अतः अन्न जल शुद्धि की अपेक्षा प्राणदायक वायु की शुद्धि अधिक महत्वपूर्ण एवं आवश्यक है। वायु की सहायता से फेफड़े रक्त को शुद्ध कर देते हैं। इसका उपचार कार्य में भी उपयोग करते हैं। बीमारी को दूर करने के लिए वायु स्नानों तथा मंत्रों द्वारा ठंडी तथा गर्म हवा का शरीर पर फेंककर उपचार किया जाता है। प्रातः भ्रमण, साय भ्रमण, वायु स्नान के ये दो बहुत रूप लाभकारी हैं। बहुत सारी जगहों पर टनल ब्रीदिंग होती है।
बहुत सारे पहाड़ों में ऐसी व्यवस्था है जब वहां पर रिट्रीट पे जाएं। सतगुरु के कोट में भी हमने सुना, मुझे नहीं पता कितना सच है, तो वो एक टनल के थ्रू एयर आती है और एयर के सामने नेकेड बैठने को कहते हैं आपने, जो उनके रिजॉर्ट्स हैं। तो उसमें वो वायु का स्नान करता है, पूरा शरीर वायु में रहता है, जो हवा आपकी पर्वतों से आ रही है। ऐसा ही बहुत पहले जितने भी आपने किले देखे हैं, फोर्ट देखे हैं, उनको देख सकते हैं कि जितने भी लोग ऊपर ऐसे झरोखों में रह रहे हैं और नीचे खड़े हैं, तो उनको वो व्यक्ति नहीं दिखता, पर वहां पर व्यक्ति जो राजा रानी महारानियां है, जो भी है व्यक्ति, वो सबको देख सकता है। तो वहां पर वो लोग नेकेड सूर्य स्नान, वायु स्नान किया करते थे, जिससे हमारे शरीर को स्फूर्ति, ताजगी मिलती थी। आज का व्यक्ति क्या कर रहा है? घर में एसी, कार में एसी, ऑफिस में एसी और सब बंद, रोशनी नहीं दिखती, हवा का स्पर्श तो अलग बात है। और पूरे कपड़े ऐसे बढ़िया जैम पैक्ड पहने हैं, यहाँ से लेके पूरा, उसके भी ऊपर जीन्स आ गई, जीन्स भी पूरा टाइट फिट है, शूज पहने हुए हैं, उस पे जाके योगा कर रहे हैं। भाई किस बात का योगा? कॉस्ट्यूम शुड बी एकदम लाइट एंड कॉटन, जो ब्रीथ करे वो होना चाहिए। कभी कभी आपका जगह का रिक्वायरमेंट है, काम का रिक्वायरमेंट है, आप बेशक पहने, पर उसके एवज में आपको अपने शरीर को उसको कॉम्प्लीट करने के लिए आपको ब्रीदिंग करनी पड़ेगी, अपने शरीर को ब्रीथ कराना पड़ेगा। कम कपड़ों में, या मतलब जितनी सभ्यता की दृष्टि से जरूरी है उतने कपड़ों में आपको सूर्य स्नान, वायु स्नान करना पड़ेगा। तो वायु स्नान कैसा? भ्रमण, हम टहले सुबह शाम, मोबाइल पे घंटों बात कर रहे हैं तो टहल के बात कर लो, हल्के कपड़ों में शाम के समय बात कर लो। तो कुछ समय आपको फ्रेश एयर में रहना पड़ेगा, ऐसा कहना चाहते हैं, जिससे आपकी त्वचा भी श्वास ले, आपके पूरे शरीर के अंग श्वास ले। ये सब कुछ पता ही नहीं है लोगों को, समझते ही नहीं है, इस एंगल से हेल्थ को देखते नहीं है। इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है, सिर्फ 2 मिनट का शावर लेना है, ऊपर से पानी गिरा, खत्म, नहा लिए, शरीर ठंडा ही नहीं हुआ, अंग क्या ठंडे होंगे? तो जीवनी शक्ति कहाँ से आएगी? उपवास का प्रारूप इतना बदल गया कि पूरे दिन स्क्रॉल करते करते फास्टिंग में कौन सी डाइट बनाई जाएगी ये देखते हैं। तो आपने तो उसको फिर से वैसा ही कर दिया, बेकार कर दिया पका पका के। तो फास्टिंग का औचित्य क्या है? उपवास, जहां ईश्वर का वास हो, वो दिन। चले, आकाश तत्व। आकाश तत्व 5वां परंतु प्रधान तत्व होता है। आकाश का अर्थ है खालीपन अथवा शून्य, जीरो, कुछ भी नहीं। जिस प्रकार मछली पानी में और पानी मछली में होता है, उसी प्रकार मानव आकाश में और आकाश मानव में होता है। मानव शरीर के अंदर खाली जगह के रूप में आकाश का निर्माण किया जाता है। शरीर के भीतर असंख्य जीवित कोश हैं जो गतिमान हैं। रक्त संचार तथा वायु संचार के लिए शरीर में रिक्त स्थान अर्थात आकाश की आवश्यकता होती है। इसी कारण उपवास का महत्व सभी धर्मों में बताया गया है, क्योंकि उपवास से आकाश तत्व की प्राप्ति होती है। हर जगह एक स्पेस क्रिएट है। अगर स्पेस नहीं होगा तो खाना ठूस ठूस के भर लिया, गले तक भर लिया, तो पूरा पैक्ड है। मॉलिक्यूल्स जितने कॉम्पैक्ट हैं, तो क्या वो कुछ कर पाएंगे? उनको हिलने की भी जगह नहीं है, तो वो पकेगा कैसे खाना? अंदर हजम कैसे होगा? तो उसके लिए आपको लगभग 1/3 भाग खाली छोड़ना पड़ेगा आकाश तत्व को। अब वो भी नहीं हो रहा है लोगों से, या वो भी विषाक्त तत्वों से भर गया है। अब क्या करना पड़ेगा? हमें उपवास कराना ही पड़ेगा, जिससे आकाश तत्व बढ़े शरीर में और वो उसको ठीक करे। आकाश तत्व बढ़ने से क्या होगा? जो हमारा शरीर पचा रहा है, तो वो तो ऑलरेडी पचा रहा है। जब उसको कुछ नहीं मिलेगा, उपवास करा दिया, तभी भी वो पचाएगा। अब क्या पचाएगा? जो पड़ा हुआ सड़ा हुआ भोजन है उसको पचाएगा, क्योंकि उसको तो पचाना है, मशीन को चलना है। अब मशीन चल रही है, अब ऊपर से नहीं डाला तो भी चल रही है अपने तय समय पे। सूरज निकल रहा है तो वो डेली तय समय पे निकल रहा है, ठीक है। तो अब वो जो हजम, अगर हम हजम करने के लिए डालते गए तो वो उसी को हजम करेगा, क्योंकि उतनी ही उसकी कैपेसिटी है। हमने उधर रोक दिया, हम कुछ भी नहीं डाल रहे, अब वो क्या करेगा? तभी भी करना है उसको, तो वो बचा हुआ किनारा साफ करेगा ना। फॉर एग्जाम्पल, हम एक नाली को रोज पानी डाल के साफ करते हैं, पर डेली पानी आ रहा है और डेली पानी जा रहा है, तो वो एक लेवल तक ही हम साफ कर पा रहे हैं। अब हमने इनकमिंग पानी की रोक दी और उसको
तब साफ किया, किस चीज में ज्यादा प्रभाव है, तब हम उसकी काई तक देख पा रहे हैं। अब की बार क्योंकि बाहर से गंदा पानी नहीं आ रहा है, तो हम अब जो झाड़ू लगा रहे हैं वो नीचे सतही जमीन पे जो चिपकी हुई गंदगी है, अब हम वो साफ कर पा रहे हैं। उसके लिए हमको इनकमिंग वाटर को रोकना पड़ा ना, जो डेली की गंदगी उस नाली से बह रही थी उसको हमको बैरियर लगा के रोकना पड़ा। ऐसा नहीं हो सकता कि हम रोज ही आता रहे और हम उसको साफ कर ले जाए। ऐसा हम समझते हैं कि वो तो अपने आप डिटॉक्स होगा, कैसे होगा? जब तक हम माउथ को बंद नहीं करेंगे तब तक हम पूरी तरह से डाइजेशन अच्छा नहीं कर सकते, और जो चिपका हुआ फीकल मैटर है, टॉक्सिन्स है, विजातीय द्रव्य है, उसको क्लीन नहीं कर सकते। इसलिए उपवास का बहुत महत्व है। प्रकृति तथा शरीर में तुलना, इसको पढ़ते हैं तो 8 पेज पे खत्म करेंगे। वैज्ञानिक अनुसंधानों तथा परीक्षणों से सिद्ध हो चुका है कि एक समय पूरा ब्रह्मांड शून्य था, प्रकृति में खालीपन था। सबसे पहले वायु का प्रादुर्भाव हुआ, वायु से अग्नि और अग्नि से जल की उत्पत्ति हुई। पृथ्वी की रचना उसके बाद हुई, जिससे पेड़ पौधे और जीवित प्राणी पैदा हुए। सांख्य योग में लिखा है कि महान शक्ति के द्वारा शब्द की उत्पत्ति हुई, उससे वायु उत्पन्न हुई, वायु से अग्नि, पृथ्वी से पेड़ पौधे और पेड़ पौधों से भोजन, भोजन से शक्ति, शक्ति से सीमेंट, सीमेंट से मानव की उत्पत्ति हुई। ठीक, इस सीक्वेंस को याद कर लीजिएगा, अच्छा है। अतः शरीर में पृथ्वी तत्व प्रधान होता है। वेदों में कहा गया है यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, अर्थात जैसी सूक्ष्म स्थिति वैसी बृहद स्थिति। मानव शरीर तथा प्रकृति में बहुत कुछ एकरूपता तथा समानता है। शरीर में अस्थियों का वही महत्व है जो प्रकृति में मृदा का है। अस्थियों का निर्माण प्रकृति में पाई जाने वाली इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, इनऑर्गेनिक लवण से होता है। ये लवण फलों सब्जियों के द्वारा सूर्य के प्रकाश, जल तथा वायु की सहायता से ऑर्गेनिक में बदल दिए जाते हैं। ये लवण फलों तथा सब्जियों में पाए जाते हैं। जब इनका भोजन किया जाता है तो प्राकृतिक लवण, विटामिन तथा अन्य पोषक तत्व शरीर में अभिशोषित हो जाते हैं तथा शरीर की रचना एवं वृद्धि, विशेषकर अस्थियों की रचना में सहायता करते हैं। कितनी अच्छी बात कही है। जो हमारा बोन का स्ट्रक्चर है वो बेसिकली मिट्टी है, पर बोन कैसे बन गई? तो मिट्टी में जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड था वो सनलाइट और पेड़ों से जो फल बना वो सूरज की रोशनी, वायु के संपर्क में आके, मिट्टी के संपर्क में आके वो इनऑर्गेनिक मटेरियल ऑर्गेनिक मटेरियल में कन्वर्ट हो गया, और जब हमने उसको खाया तो हमारी अस्थियों का निर्माण हुआ जिसमें ऑर्गेनिक मटेरियल मिलता है, और वो अवशोषित होके हमें मिनरल्स और विटामिन दे रहे हैं, है ना, जब हमने भोजन किया। प्रकृति में पदार्थों का आवागमन जल के माध्यम से होता है। उदाहरण के लिए नदियां पर्वत से निकलकर समुद्र में मिलती हैं। इनके जल के प्रवाह के साथ अनेक तत्व एक स्थान से दूसरे स्थान को जाते हैं। इसी प्रकार रक्त, जिसमें अधिकांश जल होता है, शरीर के विभिन्न अंगों में विभिन्न तत्वों को ले जाता है। जल वायु तथा आंतरिक दोनों प्रकार की सफाई करता है। विजातीय पदार्थों को शरीर से बाहर निकाल देता है। जबकि जल की मात्रा कम हो जाती है तो शरीर के विभिन्न कोश रोगग्रस्त होने लगते हैं। इसी प्रकार जल प्रकृति में जल की कमी होने लगती है, वनस्पति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ठीक है, क्लियर है। पानी का भी हम लोगों ने डिस्कस भी किया था। जिस प्रकार प्रकृति के लिए वायु जीवन का आधार है, हवा के बिना वनस्पति जीवित नहीं रह सकती, उसी प्रकार बिना वायु के मानव शरीर जीवित नहीं रह सकता। हवा से ही उत्साह है, सक्रियता है, मन में चेतना है, शरीर में चेतना है। मानव शरीर में स्नायु तंत्र का वही कार्य है जो सूर्य रश्मियों का प्रकृति में है। स्नायु तंत्र सब समझते हैं, नर्वस सिस्टम। हमारे शरीर में एक नर्वस सिस्टम है। कितने सिस्टम है? डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, पढ़ा है ना ये सब। तो हमारे शरीर में इतने सारे सिस्टम विद्यमान है। उसी में हमारा एक इम्यून सिस्टम और एक नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र है और एक स्नायु तंत्र है। स्नायु तंत्र का वही कार्य है जो सूर्य रश्मियों का प्रकृति में है। बिना सूर्य प्रकाश के संपूर्ण प्रकृति शव समान लगती है। ठीक, उसी प्रकार यदि स्नायु तंत्र ठीक प्रकार से कार्य ना करे तो शरीर भार स्वरूप हो जाता है।
जीवित तथा मृत्यु में कोई अंतर नहीं रह जाता। सूर्य रश्मियों से स्नायु तंत्र को उत्तेजना मिलती है। सूर्य किरण स्नान अनेक रोगों को दूर करता है। तो ये जब आप ट्रीटमेंट्स पढ़ेंगे सनबीम थेरेपी का, सूर्य किरण चिकित्सा, सन थेरेपी, तो आपको ये समझ में आएगा। शरीर में आंतरिक गति की एक व्यवस्था होती है, उसी प्रकार प्रकृति में भी अणु की गति होती है। तो हमारे शरीर में भी रिएक्शंस हो रहे हैं, आपको पता ही है ना, खाना हजम करने के लिए रिएक्शंस हो रहे हैं, मॉलिक्यूलर रिएक्शंस हो रहे हैं हर वक्त। सेल्स जो है आपस में, एक एक सेल के अंदर भी गोल्गी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया, है ना, ये सब भी है ना। आपने जब उसका एनाटॉमी पढ़ी होगी तो हर समय साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, डीएनए, आरएनए, हर समय एक छोटी कोशिका भी काम कर रही है। तो हर समय प्रकृति में भी मॉलिक्यूलर लेवल पर रिएक्शंस हो रहे हैं और हमारे शरीर में भी मॉलिक्यूलर रिएक्शंस हो रहे हैं। अणु शक्ति का स्रोत है, इसी प्रकार कोश शरीर में शक्ति का स्रोत है। अणु एक दूसरे को गतिमय बनाते हैं, इसी प्रकार कोश भी शरीर में गति उत्पन्न करते हैं। तो ये था कि कैसे हमारा शरीर और हमारी प्रकृति सेम है। बाहर भी जो मिट्टी है वो हमारी अस्थियां भी मिट्टी से बनी हुई हैं, किस तरीके से ये बताया। बाहर 1/3 जल है तो हमारे शरीर के अंदर भी 1/3 जल है। बाहर वायु है तो हमारे शरीर में भी वायु है और चाहिए भी। बाहर अग्नि है तो हमारे शरीर को जठर अग्नि चाहिए। बाहर आकाश है तो हमारे शरीर में भी आकाश तत्व रिक्त स्थान है जिससे हमारा शरीर बना हुआ है। बाहर प्रकृति में अणु परमाणु का रिएक्शंस अणुओं का होता रहता है एक दूसरे के साथ, तो हमारे शरीर में भी हर पल बहुत सारे रिएक्शंस होते रहते हैं। क्लियर? तो आप लोग ये बताओ कि इस तरीके के नोट्स आपने करवाए हैं फोटोकॉपी जो सिलेबस है? जी मैम, मैंने तो नहीं करवाया अभी, क्योंकि मैं तो उठा भी नहीं सकती, तो अभी नहीं करवाया, पढ़ नहीं सकती। अरे ये इतना छोटे छोटे शीट है ना, तो मुझे लगता है आप पढ़ नहीं पाओगे। मतलब सिर्फ हम पढ़ा रहे हैं तो एक बुक होनी चाहिए, तो इस तरीके से आप फोटोकॉपी करा लो। देखो मेरे को तो याद था, मैं ऐसे भी पढ़ा सकती थी ना, फिर भी मैंने इसलिए रखा क्योंकि आपको कंफर्टेबल लगे, आपके पास भी सिलेबस रहे। तो आप सभी लोग जो पीडीएफ शेयर की है सर ने कोर्स मटेरियल में, वो जो मैं पढ़ा रही हूँ उसका फोटोकॉपी निकलवा लो बोथ साइड। तो ज्यादा थोड़ी है, 130 या 113 रुपीज का इतना सारा है। जब आप आगे पढ़ेंगे तो हो जाएगा, आपके पास स्टडी मटेरियल होगा, आप उस पर कुछ लिख पाएंगे, तभी आएगा। तभी तो भूल गए, कुछ पता ही नहीं। अब आगे से मैं लिख रही हूँ, मेरी जिम्मेदारी है। अब मैं आप लोगों पे विश्वास करके नहीं पूछूंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास करते हैं परसों, पता चल जाएगा आपको। पढ़िए, जिस सब्जेक्ट पे काम कर रहे हैं उस सब्जेक्ट के लिए कॉन्फिडेंस होना अलग ही आपको बढ़िया बनाता है। ओके, नमस्कार। थैंक यू मैम। वेलकम वेलकम। समझ आ रहा है? मेरी स्पीड बहुत ज्यादा तो नहीं है? नो मैम, ठीक है।